सर्व समाजातून मोठ्या प्रमाणात साथ सहयोग मिळत आहे व सहभाग सुद्धा होत आहे, त्याचीच प्रचिती ही आहे. यानंतर मी आमंत्रित करतो निशा मेश्राम मॅडम, बहुजन मुक्ती पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यांनी यावं विचार मंचावर आपले विचार मांडावे. थैंक यू. धन्यवाद संचालक महोदय. भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का आज मावली मंगल कोहले सभागृह के सामने दाहरवा रोड यवतमाल में बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं. आप सभी का मैं यहाँ पर आयोजकों ने मुझे बोलने का मौका दिया और आप सभी लोग यहाँ पर इतनी धूप अभी शुरू हुई है और इतनी गर्मी के अंदर महिला एवं पुरुष जो लोग हैं वो भारी संख्या में रैली निकालकर जब गुजर रहे थे तो मैंने मेश्राम साहब को कहा कि साहब धन्य है ऐसी माँओं को जिन्होंने इनको पैदा किया, जो हमारे संघर्ष के अंदर आपका और हमारा साथ दे रहे हैं. मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ. और जब रैली वहाँ से गुजर रही थी वहाँ पर एक सुभाष चंद्र बोस का भी पुतला मैंने देखा. तो मैंने जब वो पुतला देखा तो सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि तुम मुझे पसीना दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी. मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जो पानी से नहाता है, कल मान्यवर काशीराम साहब की आप लोगों ने जन्म जयंती मनाई ना आप लोगों ने. मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो केवल कपड़े बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है. आज हम यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये जो संख्या है वो कोई संख्या नहीं है, ये इतिहास है और इतिहास में इनका नाम होगा. हम लोग कहते हैं हम तो थोड़े सालों के बाद मर जाएंगे, लेकिन हम लोग मरने वालों में से नहीं है. हमारा शरीर मर जाएगा, लेकिन जो आग वामन मेश्राम साहब ने हमारे शरीर के अंदर हमारे विचारों में पैदा की है वो विचार, वो आग मरने वाली नहीं है. परसों होलिका दहन सभी लोग कर रहे थे, तो मैंने अपनी साथी को कहा कि मैडम आप इधर आइए, हम लोग होलिका दहन नहीं करेंगे क्योंकि महिला को जलाना कोई उत्सव की बात नहीं है. तो हम लोगों ने कहा कि तो मैडम क्या करेंगे, तो मैंने कहा हमको एक काम करना है, हम ईवीएम की अर्थी तो निकाली थी 15 में, हम लोग आज ईवीएम को जलाएंगे, ईवीएम का दाह संस्कार करेंगे. तो हम लोगों ने ईवीएम का दाह संस्कार किया. तो हम सभी लोग 20-25 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए. मुझे देखते हुए हमारे साथी लोग भी बहुत सारे आ गए, जहाँ पे शरद मौर्य जी भी हैं, विशाल बाबू भी हैं, मालूम है उनको. तो जब हम लोगों ने नारा लगाया चोर है ईवीएम मशीन चोर है, और चोर है ईवीएम मशीन चोर है, और ईवीएम मशीन तो चोर ही है लेकिन चुनाव आयोग चोरों का सरदार है. जब मैं इस तरह से घोषणा कर रही थी तो 20-25 बच्चे भी वहां पर इकट्ठा हो गए. तो उसमें से 2-4 बच्चों ने बोला क्या ईवीएम क्या. मैंने बेटा घर पर जाके अपनी मम्मी को बोलना कि तुम्हारे वोट का किसने हनन किया है, किसने चोरी किया है, तुम्हारी मम्मी तुमको समझाएगी. जब दूसरे दिन सुबह मैं जब उठी और बाहर कमरे से बाहर निकल रही थी तो जोरों से आवाज आ रही थी, बच्चे बोल रहे थे चोर है ईवीएम मशीन चोर है. बच्चे होली खेल रहे थे, बच्चे क्या बोल रहे थे, चोर है ईवीएम मशीन चोर है. तो मैंने मेश्राम साहब का धन्यवाद किया कि मेश्राम साहब आपकी लगाई हुई आग यहाँ पर पहुंच चुकी है और बच्चे भी बोल रहे हैं चोर है ईवीएम मशीन चोर है. तो हम लोगों को सिर्फ हमको रास्ते पर उतरने की जरूरत है. बहनों और भाइयों, जब डीएनए का कॉन्फ्रेंस होने वाला था वहां पर दिल्ली के अंदर हरियाणा में,
तो उस हरियाणा में मेश्राम साहब की डीएनए कॉन्फ्रेंस होने नहीं दिया ब्राह्मणों ने। तो मेश्राम साहब ने दिल्ली में आकर कहा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर रोका है, लेकिन मैं नागपुर में 5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाऊंगा और आरएसएस का हेडक्वार्टर को मैं घेराव करूंगा। और मेश्राम साहब के नेतृत्व में नागपुर के हेडक्वार्टर का जब हमारे लोगों ने घेराव किया, मेश्राम साहब को कमरे के अंदर आकर पुलिस लोगों ने मेश्राम साहब को उठाया और पानी तक पीने नहीं दिया। तब मैंने प्रण लिया है, मैंने कसम खाई है और मैंने कसम खाई है, हे मोहन भागवत, जिस दिन हम बहुजन मूल निवासियों का राज आएगा, बहुजन मुक्ति पार्टी जिस दिन भारत के सत्ता पर आएगी, सेंटर में सत्ता पर आएगी, मैं उस दिन तू जहां पर भी जिंदा होगा या मुर्दा होगा, वहां से तुझे उखाड़ कर हम लोग रास्ते पर लाएंगे। अभी ये जेल भरो आंदोलन जो हो रहा है, वो जेल भरो आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमारा अधिकार छीन रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से हमारे सारे अधिकार छीन रहे हैं। ये लोग हमारी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे, कुत्तों की गिनती कर रहे हैं, हिजड़ों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे। अभी ये 26 से 25 तारीख गई, कुंभ का मेला समाप्त हुआ, तभी 66 करोड़ भारतीयों ने अपने पाप को धोया था कुंभ के मेले में। क्या तुम गए थे? क्या आप लोग गए थे कुंभ के मेले में? मतलब हम सब पापी लोग हैं। उन लोगों का कहना है जो कुंभ के मेले में नहीं गए थे वो सारे पापी हैं। तो वहां पर जो लोग गए थे, मतलब नरेंद्र मोदी ने 2 डुबकी लगाई, उसने भी सोचा मेरे पाप धुल गए, क्योंकि पुलवामा का जो कांड उसने किया था, हमारे जवानों को मार डाला था, उसको मालूम है उसने बड़ा पाप किया है, इसीलिए उसने डुबकी लगाई, लेकिन उसका पाप धुलने वाला नहीं है। मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी, गोधरा कांड मुझे याद है, गोधरा कांड मुझे याद है, पुलवामा कांड मुझे याद है। जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी, अगर नरेंद्र मोदी जिंदा रहा तो गांधीनगर के चौक में मैं नरेंद्र मोदी को मैं खुलेआम कहती हूँ, मंच पे कहती हूँ, जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी, नरेंद्र मोदी को हम लोग चौराहे पर हम लटकाएंगे। मणिपुर की घटना हम लोग महिलाएं भूलने वाली नहीं है। आज भी औकात नहीं हो रही है नरेंद्र मोदी की मणिपुर में जाने की, आज भी नहीं हो रही है। तो मैं कहती हूं, अगर एक बाप की औलाद है नरेंद्र मोदी, तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवा कर दिखा। नहीं करवाएगा। उसमें ही मेश्राम साहब कहते हैं, अगर वो लोग हमारी जाति आधारित गिनती नहीं करवा रहे हैं, उसमें हमारा फायदा है। क्यों फायदा है? कि हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग समाज जोड़े हैं, हमारे बहुजनों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनका संघर्ष हम लोग करके दिखा रहे हैं। मेश्राम साहब कहते हैं हम लोग एक होंगे तभी हमारा संघर्ष हम लोगों तक जाएगा, हमारा आंदोलन सफल होगा। बहनों, जेल में जाने से डरना मत, जेल में जाने से डरना मत। मैं जेल में जाकर आई हूं, मैं 2 बार जेल में जाकर आई हूं। मुझे मालूम है जेल में ये लोग हमको सिर्फ डराते हैं। हमको लोगों को क्या कहते हैं, जेल में जाएंगे तो ये कर दे वो कर दे, कुछ भी नहीं करेंगे। आप जेल में जाने से डरना मत। हम लोग कहते हैं आपसे पहले हम लोग जेल में जाएंगे, फिर आप बाद में जेल में जाना। जेल में पहले हम जाएंगे, उसके बाद ही आपको जाना है। बहनों, हमें बाबा साहब आम्बेडकर को भी राधा माँ नाम का एक महिला थी, उसने साथ और सहयोग दिया था। उसका तो 1.25 महीना का बच्चा था, वो लेकर गई थी अपने बच्चों को जेल में। तो हमारे तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं ना, बड़े हो गए ना। उनके भविष्य के लिए हमको मेश्राम साहब का साथ और सहयोग देना होगा। और दूसरी बात, सभी लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या 5 चीज देनी चाहिए, समय, बुद्धि, हुनर, पैसा और श्रम, ये 5 चीज देना चाहिए, कहते हैं ना। तो मैं आपको कहना चाहती हूं, हम लोगों ने सब कुछ दिया, समय दिया, पैसा दिया, बुद्धि दिया, हुनर दिया, लेकिन ऐसी कई माएँ हैं आपसे भी, आप लोगों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए ऐसी माएँ हैं जो अपनी कोख के बच्चों को भी आपका आजादी का आंदोलन सफल हो इसीलिए देती है। देखिए हमारे फुल टाइमर, विशाल बाबू खड़े हो जाइए, शरद बाबू खड़े हो जाइए, प्रफुल्ल पाटिल खड़े हो जाइए। ये देखिए, ये बच्चे हैं आपकी भी औलादे हैं ना, आपकी भी बच्चे हैं ना।
लेकिन देखो इनकी माओ को धन्यवाद कीजिए कि आपकी गुलामी से निकालने के लिए इनको दिया है, आपको आजाद करने के लिए। पैसा, समय, बुद्धि, पैसा, श्रम देते हो ना, उससे भी जड़ा बड़ा आंदोलन करने के लिए दिया हुआ है। पैसा दोगे वो भी देना चाहिए, श्रम देना चाहिए, सब कुछ, लेकिन कोख की आज आपको अगर आजादी चाहिए तो कोख का बच्चा भी आपको देना होगा। बहुत ज्यादा नहीं कहती हूँ, मेरे वाणी को इतना ही विराम दूंगी एक बात कह के कि संघर्ष में हम लोग अनाथ है, संघर्ष करते वक्त हम लोग अनाथ है। काफिला तो सफलता के बाद उमड़ेगा। हम लोग अभी आजादी के लिए संघर्ष करेंगे, जेल जाने के लिए हम लोगों को तैयारी करनी होगी। इतनी ही बात कहकर आपने मेरी वाणी को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्य से साथियों। धन्यवाद निशा मैडम। निशा मैडम से ये कहना चाहता हूं कि साहब ने हमें इस तरीके से तैयार किया है। सम्माननीय वामन मेश्राम साहब। बोल 85, बोल 85। हेलो साथियों, साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन तमाम संगठनों के द्वारा 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन के तैयारी के संदर्भ में आज की यह सभा आयोजित की गई है। यवतमाल शहर में आज ये सभा आयोजित की गई है। साथियों, इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए। दूसरा विषय है ओबीसी की जातीय आधारित एवं सभी जाति समूहों की जातीय आधारित गिनती कराने के लिए। तीसरा विषय है आरएसएस और बीजेपी द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का घोर अपमान करने के विरोध में। साथियों, ये तमाम विषय आज यहाँ चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। एक एक करके सभी विषयों पर मैं आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ईवीएम मशीन के बारे में जानने की और समझने की जरूरत है। ईवीएम मशीन की वजह से हम लोगों का वोट का अधिकार समाप्त हो रहा है। वोट के अधिकार की वजह से चुनाव होते हैं। चुनाव की वजह से लोकतंत्र जिंदा होता है। यदि वोट का अधिकार समाप्त हो गया तो इसके ऊपर निर्भर जो लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जिस वोट के अधिकार पर इस देश में सब कुछ चल रहा है,
यदि वोट का अधिकार समाप्त हो गया तो संविधान ने आप लोगों को जो अधिकार दिए हैं, बहुत मौलिक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया। यदि वोट का अधिकार समाप्त हो गया तो क्या होगा? वोट का अधिकार समाप्त होने की वजह से इस देश में चुनाव समाप्त हो जाएगा, और चुनाव समाप्त होने का मतलब ये है कि ये नामधारी दिखाई देगा। चुनाव हो रहा है ऐसा केवल दिखाई देगा। हर 5 साल में चुनाव हो रहा है ऐसा तमाशा देश में होता रहेगा। सरकारें ऐसा करती रहेगी, चुनाव आयोग ऐसा करता रहेगा। हम लोग भी लाइन लगाकर वोट डालते रहेंगे, मगर ये केवल बाह्य स्थिति रहेगी, बाहरी दिखावा रहेगा। आंतरिक रूप से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य करने की वजह से इस देश में लोकतंत्र रहता है। लोकतंत्र रहने की वजह से संविधान जिंदा रहता है। इसका मतलब यह है वोट के अधिकार के ऊपर संविधान का जिंदा रहना या मरना अवलंबित है। इतना मूल्यवान और महत्वपूर्ण अधिकार है। वोट के अधिकार पर अवलंबित है संविधान का जिंदा रहना। अगर वोट का अधिकार प्रभाव शून्य हो जाता है तो इस देश में संविधान लागू करने के लिए जो बहुमत की सरकारें बनती है वो बनना बंद हो जाएगा। और जब बहुमत की सरकारें बनना बंद हो जाएगा तो संविधान पर अमल करने का काम कौन करेगा? इसके बारे में हम लोगों को सोचने की जरूरत है। ये इस तरह का इतना गंभीर मामला है। वोट का अधिकार केवल वोट का अधिकार नहीं है। ये अधिकार हासिल करने के लिए हमारे महापुरुषों को कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1848 को ज्योतिराव फूले के द्वारा आधुनिक भारत में आंदोलन शुरू किया गया और 1956 तक बाबा साहब आम्बेडकर ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 48 से लेकर 56 तक 108 साल होते हैं। आप गिनती करो तो आपको पता चलेगा 108 साल होते हैं। 108 साल का संघर्ष करने के बाद हमारे महापुरुषों के आंदोलनों के द्वारा हमें वोट का अधिकार मिला और हमारे महापुरुष वोट के अधिकार से संतुष्ट हो गए। 108 साल का संघर्ष किया। 108 साल के संघर्ष के बदौलत वोट का अधिकार मिला और इस वोट के अधिकार से हमारे महापुरुष संतुष्ट हुए। कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितनी मूल्यवान बात है। क्यों संतुष्ट हुए? वोट के अधिकार से हमारे महापुरुष क्यों संतुष्ट हुए? ऐसे दुनिया में तमाम देश है जहां दुनिया में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू नहीं हुआ था। एडल्ट फ्रेंचाइज अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रौढ़ मताधिकार।
अमेरिका जैसा एडवांस देश, यूरोप जैसे एडवांस देश, इंग्लैंड जैसा एडवांस देश, वहां प्रौढ़ मताधिकार लागू नहीं था। आप लोग सोचते होंगे कि कितनी बड़ी बात है, इंग्लैंड जैसे देश में प्रौढ़ मताधिकार, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं था। वहां केवल 2 लोगों को वोट का अधिकार था, पढ़े लिखे लोगों को और टैक्स पेयर लोगों को। हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता था उसको वोट का अधिकार नहीं होता था। इंग्लैंड में जो टैक्स पे नहीं करता था उसको वोट का अधिकार नहीं होता था। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होते ही एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ, प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ। और ये बिल्कुल नहीं देखा गया कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो टैक्स पेयर है या नहीं है, केवल ये देखा गया कि उसकी उम्र 21 साल है या नहीं है। 26 जनवरी 1950 को ये अधिकार प्रौढ़ मताधिकार के तौर पर सभी लोगों को बहाल किया गया। इंग्लैंड में, अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। मगर भारत में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, किसी भी आधार पर भेदभाव किए बगैर, रंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, झोपड़ी में पैदा हुआ या महल में पैदा हुआ, इसके भेदभाव के विपरीत सभी लोगों को वोट का अधिकार बहाल किया गया। मुझे नहीं लगता यहां जितने लोग बैठे हैं सभी लोगों को यह पता है। ये जानकारी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ज्ञान नहीं है, मैं ये कह रहा हूं जानकारी नहीं है। ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, जानकारी भी नहीं है हमारे लोगों के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे नहीं है, मगर जानकारी नहीं है। पढ़े लिखे होना कोई गारंटी थोड़ी है कि उसके पास जानकारी होना ही चाहिए। तो इस तरह से इस देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और प्रौढ़ मताधिकार लागू हो गया, और प्रौढ़ मताधिकार के साथ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार बहाल किया गया। अमेरिका में भी नहीं था, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। साथियों, इस तरह से ये जो वोट का अधिकार मिला, ये 1848 को ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन शुरू किया, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने जो आंदोलन शुरू किया, फिर उसके बाद बाबा साहब आंबेडकर ने जो आंदोलन शुरू किया, और 1956 तक जो आंदोलन चलाया, 108 साल तक ये आंदोलन चला। हमारे महापुरुषों का 108 साल के संघर्ष के बदौलत वोट का अधिकार मिला। हमारे लोगों को वोट के अधिकार का मूल्य पता नहीं है। 3 महापुरुषों की जिंदगी खप गई, और 3 महापुरुषों की पूरी जिंदगी खपने के बाद
एक अधिकार मिला, वोट का अधिकार, जिस अधिकार से हमारे महापुरुष संतुष्ट हुए। क्यों संतुष्ट हुए? क्योंकि वो ये मानते थे कि एक न एक दिन निश्चित रूप से हमारे लोग जाग जाएंगे और वोट के अधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे। ये जो कह रहा हूं ना, ये बाबा साहब ने लिख के रखा हुआ है कि हमारे लोग एक न एक दिन जाग जाएंगे, उनको वोट के अधिकार का मूल्य पता चलेगा और फिर वो वोट के अधिकार का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। ये शब्द प्रयोग है उनके बाबा साहब। और जब वो विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे तो केवल इसी आधार पर वो देश का शासक वर्ग बन जाएंगे। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है और 1925 चल रहा है, आरएसएस 2025 चल रहा है। 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई, 2025 को 100 साल हो रहे हैं, आरएसएस को 100 साल हो रहे हैं। 100 साल का मेहनत करने के बाद ब्राह्मण लोगों ने मेहनत किया 100 साल और एक शूद्र नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणों ने 100 साल त्याग और बलिदान किया, मगर ब्राह्मणों ने त्याग करके भी ब्राह्मण को प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं सारी चीजें तो आपको समझ में आएगी, तो फिर मेरी जरूरत क्या होगी? मेरी भी तो जरूरत है ना। सारी चीजें आपके समझ में नहीं आएगी। साथियों, 100 साल ब्राह्मणों ने संघर्ष किया, त्याग बलिदान किया, मगर एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। एक शूद्र को, पिछड़े वर्ग के आदमी को, जिसे हम संविधान के अनुसार आज पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने शूद्र कहा है, शूद्र बनाया है। जिन ब्राह्मणों ने ओबीसी को शूद्र बनाया, उन लोगों को संविधान ने वोट का अधिकार बहाल किया और उस वोट के अधिकार के बदौलत एक बैकवर्ड क्लास का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना। संगठन आरएसएस का है, 100 साल हो गए आरएसएस को, मगर आरएसएस के लोग 100 साल ब्राह्मणों ने त्याग और बलिदान करके भी एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। एक बैकवर्ड को, एक शूद्र को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। ये मजबूरी क्यों पैदा हुई? यह है असली सवाल। ये मजबूरी क्यों पैदा हुई? किसने मजबूर किया उन लोगों को ऐसा करने के लिए? वो मजबूरी पैदा करने वाले महापुरुष फुले शाह अम्बेडकर थे। अगर उनका आंदोलन नहीं होता तो ब्राह्मण प्रधानमंत्री होता, और उनका आंदोलन हुआ तो तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग संविधान के आधार पर जागृत हो गए। आज फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर हम लोगों ने 32 राज्यों में और 625 जिलों में संगठन खड़ा किया, और इस संगठन के द्वारा हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, और 1 जुलाई को भारत बंद कर रहे हैं। ये आंदोलन हम कर रहे हैं। इस आंदोलन के बदौलत उन लोगों को ऐसा लगता है
कि अगर ब्राह्मण आरएसएस के लोग बैकवर्ड को प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं तो वामन मेश्राम किसी बैकवर्ड को प्रधानमंत्री बना देगा। और जो वामन मेश्राम का बनाया हुआ बैकवर्ड का प्रधानमंत्री अगर बन जाता है तो वो बैकवर्ड प्रधानमंत्री ब्राह्मणों के पिछवाड़े पर लात मारने का काम करेगा। तो अच्छा है कि आरएसएस के द्वारा किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए जो अपने दिमाग से काम ना करने वाला हो। अब नरेंद्र मोदी को दिमाग नहीं, अक्ल नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र मोदी को अक्ल नहीं है, नरेंद्र मोदी को समझता नहीं है, नरेंद्र मोदी को बुद्धि नहीं है, नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, राजनीति में बहुत लंबे समय से है और इस वजह से उनको समझ में नहीं आता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सब समझ में आता है। इसके बावजूद भी, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती का एक छोटा फैसला नरेंद्र मोदी ओबीसी होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहा है। उनको नहीं लगता कि ओबीसी गिनती होनी चाहिए। जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की हो रही है, बिल्लियों की हो रही है। अगर नरेंद्र मोदी को पूछो कि देश में जानवर कितने हैं तो उनके पास आंकड़ा है। अगर नरेंद्र मोदी को पूछो कि जंगलों में रहने वाले जो हिंस्र पशु है उनकी संख्या कितनी है तो बोलेगा इसके भी आंकड़े हमारे पास है। जो पशु हिंस्र नहीं है, मतलब जो पशु सज्जन है, सज्जन पशु समझते हो? एक तो काटने वाले पशु होते हैं और एक सज्जन पशु होते हैं। जब आप अपने घर में जाते हो तो आपका कुत्ता जो है आपके पास पूंछ हिलाता हुआ आता कि नहीं, और नजदीक आने के बाद आपके हाथ को पैर को चाटता कि नहीं, उसको बोलते सज्जन जानवर। एक तो काटने वाला जानवर है, एक सज्जन जानवर है। जानवरों में भी सज्जन होते हैं। आप लोग सोचते होंगे केवल इंसानों में ही सज्जन होते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जानवरों में भी सज्जन लोग होते हैं। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि जानवरों की संख्या भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को मालूम है। नरेंद्र मोदी को भी लगता होगा, अंदर से लगता होगा कि हमारे ओबीसी के लोगों की कितनी गिनती है वो मालूम होना चाहिए। मगर वो गिनती करने का फैसला उसी के पास है, नरेंद्र मोदी के पास ही अधिकार है। नरेंद्र मोदी के पास ही अधिकार है, मगर नरेंद्र मोदी करवा नहीं पा रहा है। ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ओबीसी की गिनती नहीं करवा पा रहा है। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी संवैधानिक प्रधानमंत्री है और आरएसएस के लोगों के पास पावर है। गिनती करना चाहिए, पावर आरएसएस के पास, नहीं करना चाहिए, पावर आरएसएस के लोगों के पास। इसका मतलब है जिन आरएसएस के लोगों के पास संवैधानिक पावर नहीं है उनके पास फैसला करने का अधिकार है। संवैधानिक सत्ता अधिकार मोदी के पास है, उसका पावर नहीं है। सत्ता उसके पास है, मैंडेट उसके पास है, मगर आरएसएस के लोगों के पास मैंडेट नहीं है, सत्ता भी नहीं है, तो उसका उपयोग आरएसएस के लोग कर रहे हैं। जवाबदेही कितनी है? जीरो है। जवाबदेही नरेंद्र मोदी की, जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूं नरेंद्र मोदी को कि तुम ओबीसी होकर गिनती क्यों नहीं कर रहे हो, ये मेरा सवाल है। जवाबदेही बनती है नरेंद्र मोदी की, जवाब देना, मगर नरेंद्र मोदी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है।
क्योंकि जवाबदेही का अधिकार उसके पास नहीं है। संवैधानिक रूप से है, मगर उसके पास पावर नहीं है, इसलिए फैसला करने का अधिकार नहीं है। फैसला करने का अधिकार नहीं है, इसलिए जवाब नहीं दे पाता है। ये बात हम लोगों को समझना है। हमें छोटी छोटी बातों से संतुष्ट होने में निश्चित रूप से बदलाव करने की आवश्यकता है। छोटी बातों से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए और इसमें बदलाव करने का काम हमें करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब ही हम लोग सफल हो सकते हैं। संविधान हमारे फेवर में है, संविधान अमल नहीं हुआ है। संविधान हमारे फेवर में है, संविधान पर अमल नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने 15 अगस्त 47 को अपना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस ने ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया और कई सालों तक राज किया। आरएसएस और भाजपा के लोगों ने अपना प्रधानमंत्री बनाया और अभी भी वो राज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन है, बीजेपी भी ब्राह्मणों का संगठन है। तो कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब यह है कि एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है, राजा राम जाता है तो सीताराम आता है, सीताराम जाता है तो राजा हमारा है। और हम लोग राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम पहले भजन गाने रहते हैं। हम इसी में खुश है, राजा राम सीताराम कहने में। तो साथियों, इससे हम लोगों की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। समस्याओं का अगर समाधान करना है तो हमें संविधान के अनुसार जो मौलिक वोट का अधिकार मिला उसका उपयोग और प्रयोग करना होगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा संख्या हमारी है, 100 में 85% संख्या हमारी है। 30-40% वोटों से सरकार बनाई जा सकती है, 50% वोटों से सरकार बनाई जा सकती है। तो हम लोग अपनी सरकार बनाते हैं, उसके बाद ही संविधान पर अमल होगा। कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन, बीजेपी ब्राह्मणों का संगठन, इनकी सरकारें जब तक आती रहेगी, जाती रहेगी, तब तक संविधान तो रहेगा, अमल नहीं होगा। संविधान पर अमल होना जरूरी है। हमारे तमाम लोग, बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा, संविधान लिखा, संविधान लिखा, इसी से संतुष्ट होते हैं।
केवल संविधान लिखा, इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। वो ये समझते ही नहीं है कि ये संविधान तो लिखा, अमल नहीं होने दे रहे, अमल को रोक के रखा हुआ है। अमल को रोकने के लिए हमें रोकना होगा, और रोकने का एकमात्र तरीका है वोट का उपयोग और उपयोग करके हमें बहुमत हासिल करना होगा। वोट का उपयोग और उपयोग करने के लिए लड़ाई लड़ना है क्या? खून खराबा करना है क्या? युद्ध करना है क्या? ऐसे नहीं करना है। तलवार हाथ में लेनी है क्या? हथियार हाथ में लेना है क्या? खून खराबा करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को अपने दिमाग में परिवर्तन करना है। कोई तलवार हथियार कुछ भी नहीं चलाना है, केवल अपने दिमाग में बदलाव करना है कि हमारे पास जो वोट का अधिकार है, इस वोट का अधिकार हम अपने लोगों के फेवर में करेंगे, दूसरे लोगों के फेवर में नहीं करेंगे। हमारे बहुसंख्यक लोग कांग्रेस के फेवर में, बीजेपी के फेवर में करते रहते हैं। अब हमारा आंदोलन निर्माण हो गया, संगठन निर्माण हो गया, 625 जिलों का संगठन निर्माण हो गया, 32 राज्यों में संगठन निर्माण हो गया। केवल बांग्लादेश के बॉर्डर पर, ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, वो अगर छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में संगठन खड़ा हो गया है। इसलिए जो शासक वर्ग ब्राह्मण है उनको डर लग रहा है, उनको डर लग रहा है कि अब ये संगठन के बल पर अपने लोगों को वोट के लिए तैयार कर सकते हैं, और चूंकि ये संवैधानिक है इसलिए ऐसा हो सकता है। ऐसा लगने की वजह से ही ईवीएम मशीन को लाया गया है। जब उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने अपने लोगों की सरकार बनाई, तब से उन लोगों को लगने लगा कि हां ऐसा हो सकता है। ऐसा काशीराम जी ने करके दिखाया, तब से उनको लगा हां ऐसा हो सकता है, इसलिए इसे रोकना होगा। इसे रोकने के लिए ईवीएम मशीन लाया गया। तो ईवीएम मशीन को हटाने के लिए क्या करना होगा, इतना कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। ईवीएम मशीन को कांग्रेस ने लाया, बीजेपी उसके समर्थन में है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर यूज कर रहे हैं। और इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके ईवीएम का यूज कर रहे हैं। 10 साल कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके राज किया, 10 साल बीजेपी ने राज किया, और तीसरी टर्म में बीजेपी के लोग पूर्ण बहुमत के अभाव में दूसरों का समर्थन लेकर राज कर रहे हैं। उन्हीं लोगों का राज है। अगर इसमें बदलाव करना है तो बदलाव करने का एकमात्र तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। वो तरीका भी आपको बता देता हूं, वो इसलिए बता देता हूं कि आपको अमल करना है। राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना होगा और राष्ट्रीय स्तर का जन संगठन बनाना होगा। संगठन मैंने बना लिया है तमाम जिंदगी लगाकर। अभी मेरी उम्र 68 चल रही है, 19 साल की उम्र से मैं ये काम कर रहा हूं, तो लगभग जिंदगी लग गई है। 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है, 60 साल में आदमी टायर्ड हो जाता है। लोग कहते हैं अब ये रिटायर्ड हो गया है, अब टायर्ड भी हो गया है। घर में जब किसी का बाप रिटायर्ड होकर आता है तो उसका बेटा उसको कहता है, पापा अब आप थक गए। वो ये नहीं कहता आप रिटायर्ड हो गए, वो नहीं अभी आप थक गए हैं, अब ऐसा करिए कि मेरा बेटा जो है ना उसको संभालिए, ज्यादा कुछ मत करिए, हल्का फुल्का करिए। तो साथियों,
मैं 58 साल नहीं, 60 साल नहीं, अभी 68 मेरी उम्र चल रही है और डेली मैं ये सारे देश भर में डेली कार्यक्रम है, डेली ही कर रहा हूं, सारे देश भर में अभी भी डेली ही कर रहा हूं, इस उम्र में भी डेली ही काम कर रहा हूं। तो 2030 तक हम लोग इसमें बड़ा बदलाव ला सकते हैं। संगठन का निर्माण करना होगा और ये संवैधानिक अधिकार है, कोई हमको रोक नहीं लगा सकता। शांतिपूर्ण तरीके से हथियार लिए बगैर ये काम करना है। ये काम करने का तरीका बताता हूं कि आपको संगठन का निर्माण करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना है। फिर आप लोगों को ये जो चुनाव प्रणाली है, वो चुनाव प्रणाली में सबसे निचले स्तर का यूनिट है बूथ। बूथ डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, ब्लॉक है, ग्राम पंचायत है, ग्राम है, फिर बूथ है। फिर बूथ के नीचे शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमेडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत। अगर हम इस तरह का संगठन खड़ा कर दे और छोटे छोटे सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करने के दिशा में अगर हम इस तरह का संगठन खड़ा कर दे तो निश्चित रूप से हम लोग लोकसभा के चुनाव में 15 लाख बूथ होते हैं और ये 15 लाख बूथ में जो है ये 14-15 जाति समूहों के जो लोग हैं उनको गिनती करो तो ये 2 करोड़ सामाजिक समूह बनते हैं। इस सामाजिक समूहों को अगर आप एक सामाजिक समूह के 10 लोग इकट्ठा करते हो, 2 करोड़ इंटू 10 बराबर 20 करोड़। अगर 20 लोग एक सामाजिक समूह में इकट्ठा करते हो 40 करोड़। अगर 25 एक सामाजिक समूह में इकट्ठा करते हो तो 50 करोड़। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था तब उन्होंने 3 करोड़ लोगों को मोबिलाइज किया था। अगर हम लोग 50 करोड़ लोग मोबिलाइज करते हैं तो उन्होंने 3 करोड़ किया था, अंग्रेज चले गए। अगर हम 50 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करते हैं तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा और बांटकर हम लोगों को परास्त किया और हमारे ऊपर जाति के आधार पर गुलामी थोपी। जातियां हमने नहीं बनाई, जातियां हमारे बुजुर्गों ने नहीं बनाई, हमारे माँ बाप ने नहीं बनाई। जातियों के प्रति लगाव और प्रेम रखने का कोई वजह नहीं है। जाति कोई संपत्ति नहीं है, जाति कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जाति विभाजन का हथियार है और जातियों ने हमें विभाजित किया। विभाजन होने की वजह से हम लोग प्रभावहीन हो गए। प्रभावहीन होने की वजह से हम लोगों को गुलाम बनाने में ब्राह्मण लोग कामयाब हुए। जाति की वजह से हम लोग गुलाम है और टुकड़ों में बांटने की वजह से गुलाम है। अगर वो बांटने से गुलाम बना रहे हैं तो हम जोड़ने से गुलामी खत्म कर सकते हैं। ये दिमाग में ध्यान रखो। मैं आपको बीमारी भी बता रहा हूं, इलाज भी बता रहा हूं। बीमारी भी बता रहा हूं, इलाज भी बता रहा हूं। इलाज आपको अमल में लाना है। लाने के लिए क्या करना है? आपको अपने यवतमाल जिले में कोई गांव ऐसा नहीं रहना चाहिए, कोई बूथ लेवल का स्तर नहीं रहना चाहिए, उसके नीचे जो सामाजिक समूह है वो नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा संगठन विशाल संगठन बन जाएगा। और ये बात मैं केवल यवतमाल जिले के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं सारे देश के लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी बात
केवल आप लोग नहीं सुन रहे, ये आप देख रहे हो क्या? ये सिस्टम देख रहे हो? ये इधर देख रहे हो? ये जो लगाओ मशीन लगाओ है ना, ये खड़ा मशीन, यहां पर मेरी आवाज जा रही है और ये छेला गांव में जा रही भाई, मोरिया जा रही, छेला गांव में पहुंच रही, ये यहां से एडवांस टेक्नोलॉजी से हम छेला गांव में पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में ये 2 करोड़ सामाजिक समूहों में एक साथ जाएगा। ऐसा सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया, ये व्यवस्था हम लोगों ने डेवलप किया। जो बात मैं कह रहा हूं, ये केवल इतने लोगों के बीच में आवाज नहीं जा रही है, ये जो सिस्टम है ये सारे देश भर में जा रहा है। तो सारे देश के लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों को बूथ लेवल का और बूथ लेवल से नीचे सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करना होगा। सारे देश के लोगों को खड़ा करना होगा। मैं यवतमाल जिले का ही रहने वाला हूं, मराठी में भी बोल सकता हूं, मगर हिंदी में बोल रहा हूं। क्यों? सारे देश के लोगों को मैसेज देना है। मराठी तो सारे देश के लोगों को समझ में नहीं आएगी, सारे देश के लोगों को मैसेज देना है, इसलिए हिंदी में कह रहा हूं। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर की है और राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। 2030 तक हम आजाद हो सकते हैं, इस लेवल तक हमने आंदोलन पहुंचाया। केवल आपको आने वाले 9 अप्रैल को और उसके बाद में जेल भरो को, ये जेल भरो को, फिर बाद में भारत बंद को, इसकी तैयारी करके आपको काम करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप लोग सफल हो जाओगे। अभी 9 तारीख को आपको जेल भरो करना है, जेल भरो करना है। हम लोगों ने बॉम्बे में भी जेल भरो किया था, तो एक इंस्पेक्टर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अभी आपको जेल में मैं लेके जा रहा हूं। मैंने कहा चलो, तो आधा किलोमीटर मुझे लेके गया हाथ पकड़कर और आधा किलोमीटर के बाद छोड़ दिया। कहा कि जेल समाप्त हो गया है, अभी आपको छोड़ दिया जाता है। ऐसे आधा किलोमीटर हाथ पकड़ के लेके गया और छोड़ दिया। अरे मैंने कहा ये थोड़ी जेल है, जेल में लेके जाओ भाई, आप जेल से थोड़ी डर से मान ले, हम लोग जेल से डरने वाले थोड़ी है, जेल में लेके जाओ। जेल में कहाँ जगह है? पहले से 3 गुना ज्यादा लोग है जेल में। जेल में कहाँ लोग है? जेल में जगह नहीं है, जेल में जगह नहीं है। हम लोग आपको कहाँ लेके जाए? तो जेल में पहले 3 गुना लोग है, जेल में जगह है नहीं है। जेल भरो आंदोलन करो, कोई आपको जेल में लेके जाने वाला नहीं है। और अगर आपको लेके गया तो आप खुशकिस्मत हो, क्योंकि आपका रिकॉर्ड सरकार के पास तैयार होगा। और कल भविष्य में हमारी सरकार आने वाली है, तो कौन कौन लोग जेल में गए उसको पहले ही दिन स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया जाएगा। तो जेल में जाने के बाद ही तो सर्टिफिकेट मिलेगा भाई। जो जेल में जाएगा उसका रिकॉर्ड तैयार होगा, जिसका रिकॉर्ड तैयार होगा उसको स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट मिलेगा। पेंशन मिलेगी और बात है, उन लोगों की पेंशन बंद होगी, हमारी लोगों की पेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी आज़ादी का आंदोलन नहीं था। तो हमें अपने आज़ादी का आंदोलन लड़ने के लिए तमाम कोशिशें करनी है। उसमें बहुत बड़ा काम ऑलरेडी किया जा चुका है। अभी आप लोगों को 9 अप्रैल को एक काम करना है और 1 जुलाई को दूसरा काम करना है भारत बंद का। इतना